अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आकाशा यासीन और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एनुल फातिमा से, जिन्होंने रिसेंटली सीएसएस कंप्लीट किया है, यानी कि मुकाबले का सबसे बड़ा इम्तिहान पास करने के बाद कश्मीर की पहली असिस्टेंट कमिश्नर बन चुके हैं। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। थैंक यू काशा फॉर द वेरी काइंड इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच। और कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। एनुल फातिमा, स्टार्ट कहाँ से लिया? कहाँ से एक ऐसा स्टार्ट था? क्योंकि बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको ख़ास तौर पे लड़कियाँ फेस करते हुए यहाँ तक पहुँचती हैं। मैं वो बातें नहीं करूँगी जो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, आपके जितने भी इंटरव्यूज़ हुए वो तमाम हमने सुना सब कुछ। मैं चाहती हूँ वो कुछ आप हमें बताएँ जो आज तक आपने किसी को नहीं बताया। ऑलराइट। सो काशा बेसिकली स्टार्ट ये होता है, ये मैं मेरे से ज़्यादा मैं जैसे हमेशा से कहती हूँ कि पेरेंट्स की जर्नी रही है। हुँ, शायद मुझे उतनी मुश्किलात फेस नहीं करनी पड़ी जितनी उन लोगों ने फेस की, जो बिकॉज़ हम लोग बिलॉन्ग करते हैं आज़ाद कश्मीर के एक छोटे से गाँव से जिसका नाम है अब्बासपुर, और ये बिल्कुल एक बॉर्डर एरिया है। हुँ, पाकिस्तान और इंडिया की एक बॉर्डर लाइन है, उसके करीब एक छोटा सा गाँव है अब्बासपुर। तो उन्होंने वहाँ से माइग्रेट किया और थ्रू आउट जो इयर्स थे उन्होंने स्ट्रगल में गुजारे, एक नई शहर में आना, अपनी लाइवलीहुड को इस्टेब्लिश करना। तो उस दौरान जो है उनकी ज़्यादा मेहनत रही है। फिर जब हम 3 बहनें हैं, तो हम लोगों की जब एजुकेशन स्टार्ट हुई तो उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की, कि बहुत अच्छा जहाँ जो भी थी अपॉर्चुनिटीज़, कभी भी नहीं रोका गया, बल्कि बहुत इनकरेज किया गया हर नई अपॉर्चुनिटी को अंडरटेक करने के लिए। तो एज़ सच बड़े सपोर्टिव पेरेंट्स थे, और वो बहुत चाहते थे कि ना एजुकेशन में ये एक्सेल करें, हुँ, और शायद हमारे अंदर भी वो ज़ीन एंड ज़ेस्ट पैदा हो गई। सो हमें बिल्कुल कभी याद नहीं है कि हम पढ़ाई से भाग रहे हों या पढ़ने में हमें दुश्वारी हो रही हो, क्योंकि हमारी मदर टीचर थी, तो वो ही हमें बेसिकली इंट्रोडक्शन और शुरू में जो सारी आपकी बेसिक फाउंडेशन होती उन्होंने हमारी इस्टेब्लिश की थी। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो जैसे-जैसे मराहिल आते गए, एजुकेशन पे ख़ास तौर पे जो उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमें इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं लगी, हुँ, क्योंकि आपको मेहनत करने का जज़्बा आ जाता है। और फिर अल्लाह ताला ने भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की कि जो भी लाइफ़ में, बिकॉज़ आपको ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है और अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलती हैं उसमें आप यूटिलाइज़ करें उनको। हुँ। तो दिस इज़ हाउ ये जर्नी रही टुवर्ड्स माय सीएसएस। एग्ज़ैक्टली। और जब हर कदम पे साथ देने वाली अपनी माँ हो, तो ऑनेस्टली चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो बहुत सारे ऐसे लोगों से हम मिले जिन्होंने कहा कि हमें फैमिली सपोर्ट करती है तभी हम यहाँ तक पहुँचे। फैमिली के साथ-साथ और बहुत सारे रिलेशंस होते हैं और बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका हमारी हर चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कुछ लोगों के माइंड बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि आप कहाँ तक पहुँच रहे हो। तो ये इस तरह के कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? नहीं, आई वाज़ वेरी फॉर्च्यूनेट। हुँ, मतलब मैं अगर बहुत अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी जो फैमिली है वो सारी की सारी एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट की है। तो हमारी अगर आप फैमिली में देखें तो जितनी भी लड़कियाँ हैं वो सारी आपको एस्टैब्लिश्ड करियर हुँ, ओरिएंटेड मिलेंगी। एंड इवन विद मैरिज जब वो शादी के उसमें भी जाती है, तो इवन देन वो अपने करियर्स को परस्यू करती है, देयर हस्बैंड सपोर्ट देम। तो शायद प्रोबेबली इट वाज़ लक फैक्टर, या हुँ, फिर हमने अपने इर्द-गिर्द हमेशा से स्ट्रॉन्ग वुमेन फिगर्स को देखा था कि लड़कियां जब अपने फैसले लेती हैं एजुकेशन के हुँ, मामले हुँ, में तो उनको सपोर्ट किया जाता है। सो पर्सनली आई वुड लाइक टू मेंशन टू ऑफ द मेल फिगर्स अपार्ट फ्रॉम माय फादर, जिन्होंने बहुत ज्यादा इंकरेजिंग रोल प्ले किया हमारी डेवलपमेंट में। हुँ, वन इज माय मामू जान, और उन्होंने हमेशा से बहुत ज़्यादा इंकरेज किया। बड़े ही उनको हम देख के जितने वो अपनी सिस्टर के साथ प्यार से और उससे रहते थे, हुँ, तो वो चीज़ हमें इनकलकेट हुई कि हमने भी अपने रिश्तों को इसी तरह से ही अच्छी तरह लेके चलना है। एंड सिमिलरली माय चाचा जान, ही इज़ वेरी सपोर्टिव। और अभी आई वाज़ परस्यूइंग माय फार्मेसी, हुँ, तो मुझे डॉक्टर साहब कहते थे। हुँ, और अब व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माय हुँ। सीएसएस, तो वो फिर मुझे असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा, हाँ, हाँ, असिस्टेंट कमिश्नर हाँ। साहिबा कहते थे। So I think this support has led me to a place जहाँ पे मैं हुँ, आज हूँ। यहाँ पर हूँ। अच्छा, हम स्टार्ट से ही देखते हैं कि फादर कुछ और कह रहे होते हैं, मेरी बेटी ने बड़े होके ये बनना है। मदर कुछ और कहती है, मेरी बेटी ने बड़े होकर ये बनना है। सीएसएस कंप्लीट हो गया माशाल्लाह से, जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत सारे लोगों से सुना है कि भई ये काम तो बहुत मुश्किल है, सीएसएस करना बहुत मुश्किल है। तो किसके कहने पे किया और कितनी मुश्किल हुई?
ओके, अब मैंने खुद से डिसीजन लिया। माय पेरेंट्स आर वेरी सिंपल हुँ, पीपल, सो उनको इतने बड़े-बड़े इम्तिहानों का नहीं पता। उनको बस ये है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एजुकेशन होती है, 16 जमातें होती हैं, वो पढ़ना ज़रूरी है। हुँ, और इससे ज़्यादा उनको कोई बहुत बड़े ड्रीम्स नहीं थे हुँ, रिलेटेड टू कि सीएसएस हो जाए या बाहर चले जाएँ, इस तरह से वो नहीं थे। बट हुँ, सिंपल सिंपल पीपल, और बस एजुकेशन उनका मोटिव था। देन जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में गई, कायद आज़म यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे मुझे इंट्रोडक्शन हुआ टू दिस एग्ज़ाम। हुँ, ये मुल्क का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। तो उस टाइम पे यू आर इन योर ओन फील्ड, तो आपको पता नहीं होता कि आप कब करोगे, कैसे करोगे, बट आपके अंदर एक जलना शुरू हो जाती है, ख्वाहिश पैदा हो जाती है, एक चिंगारी पैदा हो हुँ, जाती है। तो बेसिकली मेरे ज़हन में ये आ गया था उस टाइम पे। लेकिन मैंने सोचा था कि कौन इतना पढ़ेगा और कौन इतना इंटेलेक्चुअल है जो एग्ज़ाम पे बैठेगा, पास हुँ, कर जाएगा। तो अभी व्हेन यू लुक बैक, जब आप पूरा पीछे देखते हैं, तो आपको एक ख्वाब सा लगता है कि किस तरह वो सारा टाइम आपने एजुकेशन में गुजारा। फार्मेसी की मेरी एजुकेशन थी, प्रोफेशन डिफरेंट था। और फिर मैंने जब डिसीजन लिया कि हाँ, मैंने एग्ज़ाम में बैठना है, तो अल्लाह ताला ने कितनी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की, किस तरह से मुझे अच्छे टीचर से हुँ, मिलवाया। मेरे साथ वो सारे लोग चलना शुरू हो गए जो एक्चुअली इस तैयारी में थे। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है, जो आपके इर्द-गिर्द लोगों का एक ही मिशन हो, एक ही गोल हो, तो आपको बाकी सारी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, फिर वो ख़त्म हो जाती हैं। तो आई हैव बीन फॉर्च्यूनेट इनफ कि इस तरह से मेरे ओवरऑल आपकी सीएसएस की जो जर्नी थी वो कैसी रही? इट वाज़ टफ। हुँ, अगर मैं मुझे कोई भी देख रहा हो और कोई भी सुन रहा हो और वो ये सोचे कि आसान है, तो हर बंदे की अपनी मुश्किलात हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल द फॉर्चुनेट इवेंट्स जो मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ थी, उसके बावजूद ये जर्नी बहुत मुश्किल हुँ, थी। क्योंकि आपको पर्सनली एक मोटिवेशन रखनी होती है, और फिर इतना बड़ा इम्तिहान है, इतने ज़्यादा लोग हैं, आपको पता है कि आपकी क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, और फिर उसमें से चूज़ हो जाना, फिर लंबा टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है। आपको 1 साल पेपर देते हैं, उसके अगले साल आपका जो है वो इंडक्शन का रिज़ल्ट या फाइनल रिज़ल्ट आपको जी। पता चलता है। तो इतनी बड़ी मेहनत करना, फिर और अगर आपका एक दफ़ा नहीं होता और दोबारा से उसमें आपने आना है, हुँ, तो वो जर्नी जो है ना काफ़ी टफ हो जाती है, क्योंकि आपको मोटिवेटेड रहना और फिर हर चीज़ का जवाब हुँ, देना, ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें आपने सैक्रिफाइस भी करनी होती है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब मैं एग्ज़ाम्स में थी, माय फ्रेंड्स जो मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड्स थी, दे वर मूविंग अब्रॉड या इधर से उधर मूव कर रही थी। तो वो चीज़ें जो आप मिस करते हैं, दे आर लाइक कि आप हम लोग जा रहे हैं तो आप अवेलेबल नहीं हो, और आपके इसका रीज़न ये देते हैं कि मेरे एग्ज़ाम्स हैं, और ये तो वो चीज़ें जो है ना, इट क्रिएट्स अ वॉइड। हुँ, थोड़ी-सी सैक्रिफाइस आपको करनी पड़ती है। लेकिन ये है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा आए, तो वो सारी चीज़ें फिर ख़त्म हो जाती हैं। हुँ। मुश्किलात आसान लगती हैं। अच्छा, कुछ बेसिक डिग्री के हवाले से बताइएगा, बेसिक डिग्री को जब छोड़ के आप सीएसएस की तरफ आए। मुश्किल था, आसान था या आपने सोचा कि नहीं वही बेहतर था? उम, मेरी वो डिग्री काफ़ी प्रोफ़ेशनल डिग्री थी, हुँ, इट वाज़ अ फार्मेसी डिग्री, तो उसमें आप यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस कि आप अपना करियर डेवलप कर सकें। तो मैंने सर्व किया 3 टू 4 इयर्स इन माय फील्ड, और उस दौरान कोविड आ गया, और कोविड में तो हेल्थ केयर की जितने भी प्रोफ़ेशंस हैं, उनकी इम्पोर्टेंस का ज़्यादा आपको अंदाज़ा हुआ कि इट्स अ गुड डिग्री, हुँ, क्या हुँ, इम्पोर्टेंस है इन चीज़ों की। लेकिन उस दौरान मुझे फुर्सत भी काफ़ी मिल गई थी, तो फिर मैंने एग्ज़ाम में देने का डिसाइड कर दिया कि मैं दे दूँगी। हुँ, और वो आई थिंक एक मोमेंट था ऐसा जिसमें आपको टाइम भी अवेलेबल होता है, फिर आप जॉब के साथ जो है वो थोड़ी फुर्सत भी मिल गई। तो आई थिंक मेरे लिए तो उसने प्लस फैक्टर किया, लेकिन आई एम हैप्पी कि अल्हम्दुलिल्लाह एक मैंने स्विच लिया, लेकिन एक बड़ा पर्पस के लिए लिया, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें भी आई वाज़ हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज़ अ गुड जॉब। लेकिन ये है कि द थिंग इज़ कि आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में और लॉन्ग रन सोचते हैं कि हुँ। पूरी ज़िंदगी में मेहनत करूँगा और अपने मुल्क के लिए क्या कर सकता हूँ। तो उसके लिए इट्स अ बिग फोरम। हुँ। तो आई एम मोर देन हैप्पी। आपने मुल्क की बात की, आपने पाकिस्तान की बात की और हम हमेशा से विज़न पॉइंट का एक यही विज़न रहा है कि पूरी दुनिया को पाकिस्तान का पॉज़िटिव इमेज दिखाना है। क्या कहेंगी? पाकिस्तान आई थिंक बहुत पोटेंशियल वाला मुल्क हुँ, है, और इसके लोग भी बहुत ज़ील एंड ज़ेस्ट वाले लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली द थिंग इज़ कि हमारी जो अपने सिस्टम की कुछ ऐसे लैक्यूनाज़ हैं, हुँ, हुँ, जिसमें से हमारे बहुत ब्रिलियंट बच्चे मुल्क से बाहर चले जाते हैं, और विद इन पाकिस्तान भी अगर वो रहें, तो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ऐसा फील करते हैं कि जैसे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो फुलफिल नहीं कर पाते। बट द थिंग इज़ कि अगर आप एक अपना मिशन लेके चलें, अपना आइडिया लेके चलें कि मैंने इस मुल्क के लिए क्या करना है, किस तरह से करना है, तो आप जहाँ पे भी हैं, इवन पीपल हु आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान अब्रॉड, तो वो भी अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। तो मेरा मैसेज और सबको यही होगा कि आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुँ, है, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, अगर आपने मुल्क के लिए करना है, तो फिर जिस चीज़ में आप हैं, इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट, तो बहुत अच्छा पढ़ें।
अगर आप सिविल सर्विसेज में हैं तो ईमानदारी से काम करें, लोगों के लिए काम करें। अगर आप बाहर हैं तो अच्छा इमेज पोर्ट्रे करें ताकि लोगों को ये लगे कि इस मुल्क के जो लोग हैं वो अच्छे लोग हैं, अच्छा उनका है। सो हम अपनी अपनी कैपेसिटी में मुल्क के लिए हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। करना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस वक़्त हमें देख रहे हैं और सीएसएस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उनकी ये मर्ज़ी है कि हो जाए। गलती कहाँ पे उनसे हो रही है? कहाँ एग्ज़ाम में गलती हो रही है? कहाँ पे कोई इंटरव्यू में वो गलती कर रहे हैं जहाँ से वो सोच रहे हैं कि शायद हम सीएसएस कभी नहीं कर पाएँगे? अगर मैं ओवर एनालिसिस करूँ हुँ। चीज़ का और क्योंकि मैं खुद भी कुछ इंटरव्यूज़ कंडक्ट करती हूँ अपने कैंडिडेट्स के जो पास हो चुके हैं, तो वो क्या डिफरेंस है जो मुझे नज़र आता है वो यही है कि जो प्लानिंग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हुँ। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनका ये होता है कि हमने बस पेपर में अपीयर होना है और हम इसी साल हो जाएं, इसी टाइम पे हो जाएं। हुँ। और आप अपनी स्ट्रेंथ्स को एनालाइज नहीं करते कि वेदर मैं इतना प्रिपेयर्ड हूँ जो डिमांड करे। तो सीएसएस बेसिकली अब काफ़ी मल्टी डायमेंशनल हो गया। हुँ, हुँ। अगर आप उस लिहाज से प्रिपेयर्ड नहीं हैं और आप एग्जाम में जा रहे हैं तो देर आर 80 to 90% चांसेस कि आप पास नहीं हो पाएंगे। हुँ, हुँ। सो सिर्फ 3 मंथ्स की तैयारी या 4 मंथ्स की तैयारी बहुत, अगर यू आर वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ब्रिलियंट, ऐसे लोग भी हैं हमारे साथ जिन्होंने किया है। बट द थिंग इज इफ यू आर समवन विद एवरेज एजुकेशनल बैकग्राउंड, विद एवरेज माइंडसेट, तो फिर आप 9 to 10 मंथ्स की प्रिपरेशन का टाइम पीरियड लास्ट में रखें, क्योंकि इससे कम में फिर यू हैव प्रेशर, यू विल हैव एडेड बहुत सी चीज़ें हैं जो आप मिस कर जाएंगे, सिलेबस डायमेंशन कवर नहीं हो सकेगी। तो उस लिहाज से ये है कि टाइम सिग्निफिकेंटली अपना देखें, प्लानिंग करें उसके हिसाब से और फिर अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन हुँ। दैट आई एम प्रिपेयर्ड एंड आई विल डू इट। कुछ भी आ जाए पेपर में मैं उसको हैंडल कर लूँगा। तो स्पेशली ऐसे के पेपर के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाए या आप पेपर देखते हैं आपको लगता है कि मुझे नहीं आ रहा या आपने सही नहीं प्रिपेयर किया, हुँ, हुँ। वो बिल्कुल आपके पेपर पे वाजे हो जाता है। एग्जाम में पता चल जाता है कि इसके ना छक्के छूट गए थे क्योंकि इधर आपका पैराग्राफ कंप्लीट नहीं होता या आपकी वर्ड लिमिट कंप्लीट नहीं होती। सो ऑल दीज थिंग्स जो है वो यही है कि मोर प्रिपरेशन विल लीड यू टू बेटर चांसेस ऑफ सक्सेस। अच्छा, बहुत से हम देखते हैं कि पाकिस्तान के हालात कुछ इस तरीके से हो चुके हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डिसअपॉइंट हो चुके हैं यहाँ से, यहाँ के एजुकेशनल सिस्टम से। बहुत से हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स जा रहे हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं। तो कैसे हमारा मुल्क तरक्की करेगा? व्हाट्स योर टेक? I think जो there is a distinction। अगर if I was not from a place जहाँ से मुझे अच्छी एजुकेशन मिली होती या फिर मुझे वो अपॉर्चुनिटीज ज़िंदगी में ना मिली होती, तो someone who's in the rural background उनके लिए वो चीज़ डिस्टिंक्शन है। हमें क्लियर होना चाहिए कि people living in the outskirts of पाकिस्तान उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मुख्तलिफ हैं और अर्बन सेंटर्स में मुख्तलिफ हैं। अब डिपेंड ये करता है कि जिसको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको वो फॉर ग्रांटेड ना ले। फॉर एग्जाम्पल मुझसे हमेशा ही क्वेश्चन होता है कि वुड यू हैव प्रेफर्ड गोइंग अब्रॉड या इधर रहना। तो अगर मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली होती, पॉसिबिलिटी होती, मेरी ज़िंदगी के डायमेंशंस वैसे होते हैं, तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हर बंदे के लिए लाइफ में कोई जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना उसको आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। सो डोंट थिंक कि ये राइट है या वो रॉन्ग है। द थिंग इज कि आप किस तरह से जो आपकी लाइफ ऑफर करती है आपको उसमें पॉजिटिवली कैसे प्ले करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि देयर आर एवेन्यूज अब्रॉड, व्हाई नॉट टेक इट। फिर आप लर्न करें, एक्सपोजर लें, फिर पाकिस्तान के लिए कुछ डिसाइड करें। बट द थिंग इज आपके बेसिक प्रिंसिपल्स में ये होना चाहिए कि यू हैव टू सर्व ह्यूमैनिटी, यू हैव टू सर्व द कंट्री। और उसमें ये भी है कि अगर पाकिस्तान में वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिली हैं, सो क्रिएट वन। ठीक है, तो माई जॉब वाज इन फार्मेसी और आई यूज टू थिंक कि अगर फॉर इंस्टेंस मेरा CSS है और कभी अगर ये नहीं हुआ तो आई विल मेक फार्मेसीज, चेन ऑफ फार्मेसी, सो दैट मोर पीपल विल गेट एम्प्लॉयमेंट। और किस तरह से मैं इस तरह सोचती थी। तो ये कि आपको खुद वो प्रिपेयर करना पड़ता है, वो रास्ते खोलने पड़ते हैं लोगों के लिए। एक टाइम पे आप स्टेबल नहीं होते, जब आप स्टेबल होते हैं फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके इर्द गिर्द जो मुल्क है, लोग हैं जो हैं, वो स्टेबल होना शुरू है। तो इट्स आई थिंक इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम कि जब आप ना लाइफ में कहीं एक स्टेबिलिटी अचीव कर लेते हैं। तो दैट्स माय टेक। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, और उम्मीद है कि ऐनुल फातिमा की जर्नी के बारे में जो कुछ भी आज आपने यहाँ पे सुना, ऐनुल फातिमा की ज़ुबानी बहुत ही आपको ज़्यादा पसंद आया होगा। मज़ीद इस टाइप की वीडियोज़ देखने के लिए हमेशा देखते रहिए विजन पॉइंट।